नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई लोग इस मुश्किल समय में परेशान होंगे इस बात को लेकर कि बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरी जाए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके की आर्थिक स्थिति हम सबके सामने खड़ी हो गई है, ये जरूरी जो खर्चा है इसको भी पूरा करने के लिए लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि स्कूल फीस का इंतजाम आप कैसे कर सकते हैं। क्या इसके लिए लोन लेना सही है? क्या स्कूल फीस के लिए भी लोन ली जा सकती है, या फिर ओवरऑल एजुकेशन लोन की भी आज हम चर्चा करेंगे। बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन कैसे ले, कहां से ले, क्या इसके तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो आप कैसे पूरी कर सकते हैं। इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे पास दो खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ हैं विकास पुरी, ये है वेस्ट जोन हेड कंप्लीट सर्कल के। साथ ही हमारे साथ है रोहित गजभिये, ये है सीईओ फाइनेंस पियर से। विकास और रोहित, आप दोनों का स्वागत है मनी गुरु की आज के इस पेशकश में। तो हमारे इन दो खास मेहमानों से बातचीत करने से पहले आज शो में क्या खास है, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे कोरोना काल में बच्चों की स्कूल फीस का कैसे करें इंतजाम। स्कूल फीस चुकाने के लिए एजुकेशन लोन लेना होगा बेहतर। एजुकेशन लोन लेने के लिए कौन कौन सी है विशेष स्कीम, साथ ही जीरो इंटरेस्ट और जीरो प्रोसेसिंग फीस पर कहां मिलेगा आपको लोन। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार स्कूल फीस ये एक ऐसा जरूरी खर्चा, महीने का खर्चा, जिसको देकर काफी ज्यादा पेरेंट्स परेशान है। इसलिए रोहित, मैं आपसे इनफैक्ट ये पूछना चाहूंगी कि फाइनेंस पेयर की हम बात करें, अगर आपने किसी तरीके का कोई स्टडी या सर्वे किया है कि ये जो स्कूल फीस को लेकर जो पेरेंट्स है वो परेशान है, उसकी दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है, और क्या ऐसी परेशानियां हैं इस वक्त पेरेंट्स के सामने जब हम स्कूल फीस के पेमेंट को लेकर ध्यान में रखते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है ना, पेरेंट्स का हम लोग ने बहुत सर्वे किया है। करीब 1800 स्कूल्स में हर पेरेंट्स से बात की है। तो पेरेंट्स का ये कहना है कि पूरी फीस, अभी कोविड की वजह से पूरी फीस अपफ्रंट पे करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप हमसे फीस इंस्टॉलमेंट में भी मांगते हो 3 और 4, तो भी बीच में एजुकेशन कब रुक जाए, कब डिजिटल एजुकेशन हो जाए, कब एजुकेशन बंद हो जाए, तो आपको फीस कम करनी चाहिए, इकट्ठा नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे बहुत कंसर्न्स आते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है पेरेंट्स के लिए, जहां पेरेंट्स के बिहाफ पे स्कूल्स को पूरा पैसा डे 1 मिल जाता है, और पेरेंट्स अपने हिसाब से महीना महीना करके वो पैसे दे सकते हैं। जब भी स्कूल का एजुकेशन बंद हो जाता है, पेरेंट्स पे करना भी बंद कर सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज दी जाती है, बट अभी वो अवेयरनेस हुई नहीं है, जिसके वजह से पेरेंट्स डर जाते हैं फीस भरने से, और इसकी वजह से स्कूल्स को भी कई बार दिक्कत हो जाती है, बिकॉज उनको भी अल्टीमेटली सिखाना पड़ता है। टीचर्स है, स्टाफ है जो एफर्ट कर रहे हैं, तो उनका भी फी कलेक्शन होता नहीं है, तो इसका साइक्लिक इफेक्ट हो जाता है। बट ऐसी फैसिलिटीज है, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में भरे, और अगर कहीं पे कोई रोक आ गई पढ़ाई में तो वो फीस ना ले, या अगर उन लोग ने ज्यादा भरी हो तो वो फीस वापस दी जाए। तो ये पेरेंट्स की डिमांड है, और जरूर ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये फैसिलिटीज दी जा रही है पेरेंट्स को। तो ये जो एक फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं, उसके क्या डिटेल्स हैं? मतलब ये मैं समझ पा रही हूँ, एक जीरो इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीस, इसकी क्या खूबियां हैं, कैसे इसको अवेल किया जा सकता है, किन फायदों के साथ जो पेरेंट्स हैं वो इसको अवेल करके कम से कम कुछ समय के लिए राहत की सांस ले सकते हैं? बिल्कुल। तो इसमें जैसे हमारी कंपनी है फाइनेंस पेयर, हम लोग क्या करते हैं, ये बच्चों की फीस भरने के लिए ही हम लोग ने एक कंप्लीट अलग एक्सपीरियंस दिया है पेरेंट्स को। हम लोग बोलते हैं कि आप अगर फाइनेंस पेयर से फीस भरते हो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस दिया है। वो रिवॉर्ड्स किन फॉर्मेट में आता है? सबसे पहला, पेरेंट्स को जीरो इंटरेस्ट, जीरो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी दी जाती है, तो कोई एडिशनल पैसा नहीं भरना है। जो भी आपकी फीस है, आप 12 इंस्टॉलमेंट में भरो, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना। दूसरा, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस भी देते हैं। अगर अर्निंग, जो ब्रेड अर्नर है, जो पेरेंट है, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, अगर एक्सीडेंटल डेथ है, कोई दूसरे कारण की वजह से अगर पेरेंट भी पे नहीं कर पाया बच्चों को एडमिट करके, तो हम बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। अगले 16 मंथ्स तक हम ही उनके लिए पेमेंट कर देते हैं। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस भी हम देते हैं।
और तीसरी चीज ऐसी है कि हम बच्चों के लिए हर, जैसे आप मानो 1 लाख की अगर फीस हो, तो अगर वो फीस आप फाइनेंस पर के थ्रू भरते हो तो आपको एक 10,000 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो एक बचत ही होती है आपके लिए, जो आपको यूज कर सकते हो कोई भी होमवर्क प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस आता है। तो इससे क्या होता है ना, पेरेंट्स को ना अपफ्रंट फी पेमेंट की दिक्कत होगी, प्लस उनको ना सोचने की जरूरत होगी अगर पेरेंट को कुछ हुआ तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इसके बारे में भी उनको सोचने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और उनको एक रिवॉर्ड सिस्टम भी मिल जाता है जिससे उनके पैसे बच भी जाते हैं। और अगर इसके अलावा अगर स्कूल्स बीच में बंद हुए, पेरेंट्स को अगर रिफंड चाहिए तो वो भी दिया जाता है उनको। तो वो फैसिलिटी पूरी अवेलेबल है जिसमें पेरेंट कंफर्टेबल होता है। इसकी वजह से पेरेंट्स को नहीं लगता कि मुझसे कोई ज्यादा फीस मांगी है या मुझसे मैं ज्यादा फीस भरूंगा और स्कूल अगर चालू नहीं हुई तो फीस मुझे वापस देंगे क्या। ये सब बिल्कुल प्रॉब्लम्स होते नहीं है। आप जो भी महीना महीना भरो, आपकी तरफ से हम लोग पूरा पैसा स्कूल को डे वन में दे जाते हैं। तो स्कूल भी पढ़ाई सिखा पाते हैं, टीचर्स भी सिखा पाते हैं, उनको भी सैलरीज मिल जाती है, तो एक सपोर्ट हो जाता है सबको। ओके, यहाँ पर हालांकि हम बात लोन की ही कर रहे हैं विकास। एजुकेशन लोन का बाजार भी भारत में काफी बड़ा है। यहाँ तो हम स्कूल फीस की अभी बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र रोहित ने किया कि स्कूल फीस भरने के लिए भी कई अब ऐसी फैसिलिटीज आ गई हैं अलग अलग संस्थाओं की तरफ से कि पेरेंट्स को थोड़ी राहत मिले। जब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम एजुकेशन लोन की बात करते हैं, उसमें भी ज्यादातर हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन जो पेरेंट्स है वो लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन लोन लेने के लिए किन कोर्सेज के लिए जो एजुकेशन लोन है वो आजकल के टाइम पे अवेल किया जा सकता है पेरेंट्स द्वारा? तो स्वाति, एजुकेशन लोन काफी समय से चलता आ रहा है और टिपिकली डोमेस्टिक लाइक इंडिया में अगर कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, यहाँ से शुरुआत हुई थी और फिर उसके बाद में डिप्लोमा कोर्सेज को भी ऐड किया गया। उसके अलावा फॉरेन एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा बाजार है। तो जिन लोगों को बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जो भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना रहता था, बिकॉज उनकी फीस बहुत हाई होती थी, तो उसको काउंटर करने के लिए एक ये एजुकेशन लोन जो प्रोडक्ट है इसको यूज करते थे ये लोग। जिसमें क्या होता था कि आपके लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज होती है तो बैंक्स अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से लोन देते थे। बट इसमें लोन जो है वो प्राइमरली बच्चे के फादर को या मदर को या गार्जियन है उनको मिलेगा। और ये देखते थे, इवैल्यूएशन ये करते थे कि कौन से यूनिवर्सिटी में बच्चा प्रोग्राम करने जा रहा है और क्या पढ़ाई करने जा रहा है और क्या स्कोप है उसका, कि ताकि आने वाले समय में उनको वो जॉब मिलेगी ताकि ये लोन रीपे हो सके। इसमें रफली 12 महीने का मोरेटोरियम मिलता था या फिर जॉब लगना, जो पहले हो जाए वो। सो ये एक बहुत पुराना टाइम से चलता आ रहा था। जो जैसे रोहित जी ने बोला कि एजुकेशन लोन स्पेशली नर्सरी और किंडरगार्टन से लेके 12वीं कक्षा के बीच के लिए ये भी लगभग कुछ 2-3 साल से ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसने पकड़ जो अभी थोड़ी बहुत ली है वो ली है कोरोना के बाद में। अभी क्या हुआ है कि 21 मार्च को जो था लॉकडाउन अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, बट लोगों का लगभग काम धीरे धीरे 15 मार्च के आसपास या 10-15 मार्च के आसपास से रुकना स्टार्ट हो गया था। ये वो महीना या वो क्वार्टर होता है जब लोगों की टैक्स लाइबिलिटीज आती थी, लोगों को अपने इंश्योरेंस, गाड़ी के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब देने रहते थे। और इमीडिएटली अप्रैल मई में स्कूल्स की जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है, अगर कोई भी स्कूल क्वार्टरली पेमेंट भी लेता है तो अप्रैल मई जून की जो फीस होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें एडमिशन फी, यूनिफॉर्म फी, बुक्स फी, ये सब जोड़ने के बाद में स्कूल बस फी, तो पहला क्वार्टर हमेशा बहुत भारी रहता है पेरेंट्स की जेब पे। और ये कोरोना का इशू आ गया तो लॉकडाउन में जो भी जमा पूंजी थोड़ी बहुत थी वो अपने इंश्योरेंसेस लेने थे या बच्चों को फीस देनी थी, तो लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अपने इंश्योरेंस जो है वो बहुत जरूरी है ताकि लैप्स ना हो। तो और बिकॉज ऑफ कोरोना लोगों को ये भी क्लियर था कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा मेडिकल इंश्योरेंस रुकना नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये लोगों ने ऑनर किया, अपने पेमेंट्स किए। स्कूल फीस में उन्होंने थोड़ा सा डिले किया, जबकि स्कूल फीस बहुत अहम हिस्सा होता है लोगों के बजटिंग में। बट स्कूल फीस की डिले किया बिकॉज एक क्लैरिटी नहीं थी कि स्कूल कब शुरू होंगे, ऑनलाइन होंगे, कैसे होगा, क्या होगा। और कहीं ना कहीं जब अभी स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर तो स्कूल्स ने इसकी डिमांड की, और जब ये कैश फ्लो मिसमैच हुआ तो पेरेंट्स को दिक्कतें आई। अब रोहित जैसे लोग जो है इस फील्ड में जिन्होंने
ऑफरिंग करते हैं वो लोग भी एकदम से उतर के आए और उन्होंने बोला कि हम आपको ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जहां पे आप अपने स्कूल की फीस बच्चों की दे दीजिए एंड वी विल गिव यू अ बिल्कुल। कंफर्टेबल फंड प्लान। तो ये हम्म। पूरा जो सिस्टम एजुकेशन लोन को लेके अब थोड़ा सा एक जोर पकड़ हम्म। हम्म। बिल्कुल, इनफैक्ट हम कुछ और स्कीम्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो स्पेसिफिकली बच्चों के एजुकेशन के लिए यहाँ पर आई गई हैं, बैंक्स के द्वारा भी हैं, संस्थाओं के द्वारा भी है। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, शिव कुमार। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए, आपका सवाल आपके बच्चे के एजुकेशन को लेकर है, उसकी उच्च शिक्षा के लिए क्या सवाल जानना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ, मेरा बच्चा 10 ईयर का है अभी और उसके उच्च शिक्षा के लिए मेरे को उसमें मैंने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए थे, SBI ब्लू चिप एंड HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड बोल के। हाँ, तो ये दोनों थे, तो ये क्या सही है या मैं भी दूसरा चेंज करना पड़ेगा? और उसमें दोनों में 5,000 का फीस है। ओके। हाँ। और कितना तक चाहते हैं आप रकम आपके पास इकट्ठी हो? एक उच्च शिक्षा के लिए अभी तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक तो, बट एक्चुअली ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए एजुकेशन तक। ओके। आपने मेल में कुछ 60 लाख तक का अमाउंट हमें एक टेंटेटिव बताया था और मौजूदा निवेश आपका जो जितने भी आपके निवेश है 3.5 लाख रुपए बनता है जो आपका मौजूदा निवेश है। वैसे तो एक्सपर्ट के पास इस सवाल का जवाब जानती शिव कुमार जी आपके। विकास, 10 साल का इनका बच्चा है और हायर एजुकेशन के लिए इन्हें 60 लाख रुपए चाहिए लगभग 7 से 8 साल के बाद। 3.5 लाख का मौजूदा निवेश है। 2 फंड्स इनके पास हैं अभी, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड और HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। ये फंड आपको कैसे लग रहे हैं और क्या मौजूदा निवेश जो राशि है इनके लिए सही है अपना ये जो लक्ष्य है इसको पूरा करने के लिए? देखिए शिव जी, जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट की हम बात करते हैं तो आपको रफली 40,000 रुपए महीना SIP लगाना पड़ेगा टू मीट द टारगेट ऑफ 60 लाख जो आपने समय तय किया उसमें। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने 2 फंड्स किए हैं, मैं चाहूंगा कि अभी आप उसमें से बेशक ना निकलिए, बट उसमें आप अपना कंटिन्यू ना करिए इन्वेस्टमेंट। उसके बदले में आपको 4-5 अच्छे फंड दूंगा, जैसे SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, मेरे एसेट इमर्जिंग फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, और एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ICICI प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लीजिए। ये थोड़ा टेक्टिकल कॉल है, लेकिन अगर इंडिया जो जिस तरीके से GDP इतनी डाउन हुई है और जितनी प्रॉब्लम आ रही है, अगर इंडिया को आगे कैचअप करना है, रिकवरी होनी है और इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव होनी है, तो बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसमें। सो इसलिए मैंने एक आपको टेक्टिकल कॉल दिया इसमें। बट मेरा कहने का, मैं आपको सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी 50-60 लाख का कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं फॉर चाइल्ड एजुकेशन, यदि आप वहां तक पहुंच भी जाते हैं तो डोंट यूज दैट मनी, कीप इट एज अ बैकअप। अब उसको बैकअप रखिए, आप एजुकेशन लोन लीजिए। बिकॉज अब जब आप बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, जब बच्चे पढ़ के आते हैं, तो एक उनको भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के लिए लेट देम सर्विस द EMI और गिव देम सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, उनको सपोर्ट करिए। बट जैसे आप अगले 10-12 साल में ये पैसा जमा करेंगे और 60 का 60 लाख बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया, तो जब आपकी रिटायरमेंट आने लगेगी तो आपके पास कॉर्पस नहीं बचेगा। और याद रखिए, रिटायरमेंट के लिए सबसे जरूरी है आपका इन्वेस्टमेंट्स को इंटैक्ट रखना। सो दैट इज माय एडवाइस। ठीक है, चलिए शिव कुमार जी, आपको क्या करना है अपने निवेश को लेकर, अपने बच्चे के हायर एजुकेशन की कॉर्पस को लेकर, ये समझाया आपको विकास ने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का फिलहाल हो गया है। ब्रेक के बाद कुछ स्कीम्स की हम बात करेंगे जो कि खासतौर पर बच्चों के एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए आपके लिए शायद अच्छी हो सकती हैं। साथ ही क्या लोन लेना ही एकमात्र तरीका है, कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस को जिससे कि आप फीस या फिर हायर एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। इस पर चर्चा थोड़ी देर में, देखते रहे मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कैसे आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करें, एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं या फिर किसी और तरीके से आप कैसे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे साथ है विकास पुरी कंप्लीट सर्कल से, और फाइनेंस पेयर से रोहित गज भी है हमारे साथ हैं। रोहित ने हमें स्कीम के बारे में ऐसे बताया था जिसमें आप स्कूल फीस बच्चे की फाइनेंस कर सकते हैं। इसके अलावा रोहित, मुझे एक बात बताइए कि चलिए ये तो लोन लेना एक तरीका हो सकता है बच्चे की फीस को पूरा करने के लिए, लेकिन पढ़ाई के लिए लोन लेना कितना सही है?
ये मैं इस पर एक टेक आपसे समझना चाहती हूँ। बिल्कुल स्वाति। सो मुझे लगता है कि देखो, पढ़ाई हो या कोई दूसरा एस्पेक्ट हो, आपको कार लेना, घर लेना हो, तो मेरे हिसाब से लोन को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। अल्टीमेटली लोन आपके ही फाइनेंसेस बेटर मैनेज करने के लिए लिए जाते हैं। जैसे आप मानो, अगर मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मुकेश अंबानी भी हो, अगर वेल्थ बहुत भी हो तो लोन एक कम रेट पे आता है। आप जो पैसा बचाते हो वो आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ज्यादा रेट कमाते हो, तो वो करने से आपकी वेल्थ भी बेटर हो जाती है। तो इसको वेल्थ प्लानिंग कहते हैं। जैसे अगर मान लो आप फाइनेंस पे से 0 इंटरेस्ट पे भी ले रहे हो, तो आपको तो इंटरेस्ट नहीं लग रहा, बट आपके जो पैसे बचते हैं, अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करो, एफडी में ही आपको 7% मिलेंगे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह अलग अलग फंड से आएंगे, इक्विटी फंड्स अलग रेट देंगे, तो आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं कि लोन लेना बुरा है, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको पैसे इकट्ठे ही नहीं करने हैं। आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, बट पैसों को यूज कैसा करना है, वो वेल्थ मैनेजमेंट आपको जरूर सीखना चाहिए। तो मैं बस इतना कहूंगा कि ये यूज करने के लिए अगर आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप वही पैसों पे ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हो और कहीं से आपको 0 इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलती है, तो वो एक स्मार्ट डिसीजन हो जाती है, ताकि आप ओवरऑल आपकी वेल्थ ग्रो कर पाओ। और ये 1 साल की बात नहीं, ये तो 10 या 12 साल की बात है ना। तो हर साल आप वही करते रहोगे तो हर साल इसी में कंज्यूम होगा पैसा। ठीक है, अब हम कुछ स्कीम्स की बात करते हैं। और विकास, मैं चाहती हूँ आप एक ऐसी स्कीम, विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में हमें बताएं, क्योंकि भारत सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन की ओर से ये स्कीम है। क्या इसकी खासियत है और एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों के लिए कितनी ये कारगर है? स्वाति, विद्या लक्ष्मी एक पोर्टल है जहां पे स्टूडेंट्स और लेंडर्स, बोरोवर्स और लेंडर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। सो स्टूडेंट्स जो है वो इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट क्या है वो दे सकते हैं। उनमें यूनिवर्सिटीज, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उनको, कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एक फिल्टर मिल जाता है उनको कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड है और कौन कौन से बैंक ने इनको अप्रूव किया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट बीइंग चार्ज बाय बैंक्स। तो कौन कौन से बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। कुछ बैंक्स की लिमिट 10 लाख है, कुछ की 50 लाख है, कुछ बैंक्स XYZ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कुछ उससे कम कर रहे हैं। तो वो अलग अलग अपने अपने बैंक्स का एक तरीका है। तो बट ये एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है बैंक्स के साथ मिलके, और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस और भी है उसमें, जहाँ पे आप अपना एक अप्लाई करिए और सिंगल एप्लीकेशन में आपको एक तरह से फिल्टर मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से बैंक और कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपका ये आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये मतलब इस पोर्टल पे जाएं और उसको देखें कि इसमें आपको बहुत कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। इनफैक्ट जैसा रोहित बता रहे थे कि उनका जो उनकी जो संस्था है फाइनेंस पेयर, उसकी तरफ से एक 0 इंटरेस्ट एक जो स्कीम है वो स्कूल फीस को फंड करने के लिए बेहतर है। वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा की एक स्कीम है, बड़ौदा विद्या स्कीम, क्योंकि हम स्कूल फीस के लिए लोन की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्राइमरी इयर्स होते हैं बच्चों के पढ़ाई के, जब वो हायर एजुकेशन जाते हैं उससे पहले। तो ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसकी क्या खासियत है बड़ौदा विद्या स्कीम की? सो बेसिकली ये भी वो जो हमने स्कूल की एजुकेशन जो लोन की हम बात कर रहे हैं उसके अंडर में इनका प्रोडक्ट आता है। इसमें थोड़ी सी लिमिट ज़्यादा है। और दूसरा इसमें क्या किया हुआ उन्होंने कि अगर बच्चे का लैपटॉप लेना है या कोई और एक्सेसरीज जो लेना चाहते हैं आप, उसको भी ये फंडिंग दे देंगे। और हाँ, सिर्फ अगर लैपटॉप खरीदते हैं तो वो कहीं ना कहीं मॉर्गेज टू बैंक रहती है। जब लोन रीपे हो जाता है तो वो लैपटॉप बच्चे के या उनके फादर के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इस स्कीम में जो की थिंग है वो ये है कि एक तो लोन की उसमें लिमिट ज्यादा है थोड़ी, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसमें एक एडिशनल इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ लेस इंटरेस्ट। और जैसा मैंने ये बताया कि नर्सरी से लेके 12वीं तक के बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स इस लोन को अवेल कर सकते हैं, और काफी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे मिल रहा है। रेट मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ अभी क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपने एक सिबिल स्कोर है, एक बैकग्राउंड है। तो बैंक डिसाइड करता है कि इस स्कोर पे क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे वो कस्टमर से। ओके, रोहित, मुझे जरा ये समझाइए कि एजुकेशन लोन में एक मार्जिनल रकम होती है,
जो कि 5 से 15% के बीच में हो सकती है, मार्जिनल रकम क्या होती है ये? तो अगर इसमें क्या होता है स्वाति, जो आप बोल रहे हो, एक एजुकेशन लोन होता है जो अभी तक टिपिकल एजुकेशन लोन को हायर एजुकेशन लोन माना जाता था। तो वो एक सेगमेंट था जिसमें लोन साइज जो टिकट साइज जो हम बोलते हैं, वो फी अमाउंट ज्यादा होती है, जिसमें कई कई बार सिक्योरिटी ले जाते हैं पेरेंट्स से। और वो पूरे अमाउंट का वो लोग, जैसे मान लो आपकी फीस 10 लाख है, तो पूरा 10 लाख फाइनेंस नहीं होता, तो उसमें से 85 या कोई पोर्शन 85%, 75% इतना बैंक्स देते हैं, बाकी पोर्शन स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को खुद भी पे करना होता है। तो वैसे एक मार्जिन वो मेंटेन करते हैं। ये हायर एजुकेशन लोन्स के लिए बेसिकली यूज हो जाता है। जो स्कूल सेगमेंट में आते हैं उसमें ऐसा कोई ब्रैकेट है नहीं, तो पूरी की पूरी फीस भी भरी जा सकती है ना लोन फॉर्मेट, और उसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं आती। तो वो दो अलग पार्ट होता है। अगर स्कूल्स का देखोगे तो ऐसा कोई मार्जिनल फैक्टर होता नहीं है। आप पूरी फीस इंक्लूड लैपटॉप लो, मेस फीस लो, हॉस्टल फीस लो, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, आप पूरा फीस भर सकते हो और उसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं लगती। वही आप एजुकेशन हायर पोर्टफोलियो में जाओगे तो टिकट साइज बढ़ जाती है 10 लाख 15 लाख के ऊपर, तो कोई पेरेंट्स से सिक्योरिटी लेते हैं और उसमें मार्जिनल पैसा पेरेंट्स को भी भरना पड़ता है, बाकी फाइनेंसिंग हो जाती है। तो वैसे वो दोनों कंपेयर हो जाते हैं। ओके, एक सवाल हमारे पास है जो ईमेल पर आया है। विकास, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। दिनेश जी का सवाल है। सवाल लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बेटी की पढ़ाई के लिए ये चाहते हैं कि कुछ राशि इकट्ठा करें, और क्योंकि आज हम बात ही कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई की, तो इसलिए दिनेश जी कह रहे हैं कि इनकी बेटी की उम्र 5 साल है और लक्ष्य है इनका उसकी पढ़ाई और शादी के लिए रकम इकट्ठा करना। 13 साल के बाद ये चाहते हैं पढ़ाई के लिए 60 लाख रुपए इनके पास रकम हो, और 21 साल के बाद शादी के लिए 40 लाख रुपए ये रकम इकट्ठा करना चाहते हैं। इनका अपना भी रिटायरमेंट प्लानिंग है 1.5 करोड़ रुपए। इनका जो प्लानिंग है काफी वास्ट है, इन्होंने काफी अच्छा बैलेंस रखा है। पीपीएफ में भी निवेश है, एनएससी में भी है, सुकन्या समृद्धि में भी निवेश किया हुआ है, इनके एलआईसी की पॉलिसीज भी हैं, इक्विटी में भी निवेश किया हुआ है, और उनके कुछ फंड्स भी हैं, मौजूदा निवेश है जिसके जो फंड्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन में दिनेश ने निवेश किया है। तो इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो इनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या सही राह पर जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को टच किया है। जैसे पीपीएफ हो गया या इनका सुकन्या समृद्धि हो गया, म्यूचुअल फंड्स में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने फिक्स डिपॉजिट्स रखे हैं जो एज पर ईमेल के कोई कंटिजेंसी या जहां पे इनको जरूरत पड़ेगी वहां पे ये करेंगे। बट अभी मौजूदा स्थिति में अगर इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस भी लिया जिसमें रफली ये 60,000 रुपए साल का पे कर रहे हैं, विच इज लाइक 5,000 अ मंथ, तो मंथली इनकी इन्वेस्टमेंट रफली 18 साढ़े 18,000 के आसपास जा रही है। बट अगर मैं तीनों लक्ष्यों की बात करता हूँ, 40 लाख, 60 लाख और 1.5 करोड़, तो कहीं ना कहीं भाई शॉर्ट पड़ रहा है। इनको रफली 32,000 रुपए के आसपास या 33,000 के आसपास मंथली इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये तीनों टारगेट उसको अचीव कर सके। अब इसमें क्या है कि ऑन अ लाइटर नोट, शादी के लिए इन्होंने 40 लाख बोले थे, लेकिन क्या पता कोरोना के बाद में अब ऐसा ट्रेंड शुरू हो जाए कि शादी पे खर्चे ना हो तो बच जाए। बट माई पॉइंट इज कि इनको 1.5 करोड़ जो इन्होंने रिटायरमेंट कॉर्पस रखा है उसमें इनको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इनको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसकी तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ 2 जगह पे अपना पैसा थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने शायद ये बोला है कि 70 साल की उम्र में ये रिटायर होना चाहते हैं, तो ऑलरेडी इन्होंने अपना वर्किंग जो पीरियड है वो 60 से 70 कर दिया। अब उससे ज्यादा एक्सटेंड करना मुश्किल है। तो आप अपना रिटायरमेंट किटी को मत छेड़िए या उसके टारगेट को मत छेड़िए। आप पढ़ाई और जो शादी है उसके लिए जो आपने 1 करोड़ का सोच रखा है, या तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप 32,000, 33,000 या 35 या 40 वो करेंगे तो कैचअप हो जाएगा। अदरवाइज इनको स्पेशली पढ़ाई के लिहाज से आप जितना भी पैसा जमा कर सके अच्छी बात है, बट एज वी आर टॉकिंग, इनको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। तो उस लोन की वजह से क्या होगा, जब बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाहर निकलेगा तो बच्चे की भी सपोर्ट हो जाती है कि जब उनकी जॉब लगेगी तो ईएमआई सर्विस करने के लिए वो बच्चा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और ये खुद भी जब इनके पास कॉर्पस कुछ क्रिएट होगा तो उनकी इनकम से भी ये अपना ईएमआई या इंटरेस्ट सर्विस कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो बिनेश जी, आप कैसे अपने इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए? इस पर पूरा एनालिसिस विकास जी ने दिया है। फिलहाल हमारे पास समय आज इतना ही है, इसलिए रोहित और विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।